बस यहीं से सवाल शुरू होता है कि कालिदास ने अपने इस नाटक का टाइटल क्या रखा होगा। 3 शीर्षक सामने उपस्थित हैं और 5 प्रकार के पाठ हैं। अभी तक मैंने, जैसे दिलीप भाई ने कहा, 12-15 वर्षों से मैं इसमें लगा हूं, तो मैंने अभी तक क्या काम किया है, ये प्रश्न भी होगा। तो कवि प्रणीत जो पाठ है वो आज कालग्रस्त हो चुका है, अंधेरे में है, वो केवल अनुमान गम्य हो सकता है, क्योंकि कालिदास के समय में, यदि प्रथम शताब्दी में उनको हम रखते हैं, तो उस समय पर ब्राह्मी लिपि प्रचलन में थी। कालिदास ने अपने हाथ से जो नाटक लिखा था वो ब्राह्मी लिपि में था, और उस समय पर भूर्जपत्र और ताड़पत्र, वनस्पति जन्य फलक, कैनवास पर वो लिखा जाता था। और इस देश की आबोहवा गर्म होने के कारण सब नष्ट हो ही जाएगा, परमानेंट तो था नहीं कुछ। इसीलिए कवि का मूल पाठ आज कालग्रस्त है। जो अवशिष्ट बची पांडुलिपियां हैं, उनमें सबसे पुरातन है कश्मीरी पाठ, जिसका मैंने समीक्षित पाठ तैयार किया, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से वो निकला हुआ है। इसमें भूर्जपत्र पर लिखी हुई 2 पांडुलिपियां हैं और 3 पेपर मैन्युस्क्रिप्ट है। दूसरा पाठ आ रहा है वो मैथिली पाठ है, जो द्वितीय पायदान पर खड़ा है। तीसरा है बंगाली। आप देखिए, उत्तरोत्तर मैंने ऊंचाई दिखाई है। इसका मतलब ये है कि प्रक्षेप होते होते, इंटरपोलेशन होते होते पाठ में बढ़ोतरी होती जा रही है, और एक्शन के बाद रिएक्शन होता ही है। तो साउथ इंडिया में जब ऐसा भी सोचा गया होगा कि कुछ अल्प समय में ये नाटक प्रस्तुत किया जाए, तो संक्षेपीकरण हुआ, एब्रिजमेंट होना शुरू हुआ। तो दाक्षिणात्य पाठ आया 4th चरण पर, और 5म चरण पर देवनागरी पाठ आया, जिसको हमने अपना लिया है, ये कालिदास का पाठ है। और कवि प्रणीत पाठ की साक्षात धारा चली आ रही हो, ऐसी एक भी पांडुलिपि आज कहीं से मिलती नहीं है। अब प्रश्न होगा कि जो ये 5th लेवल पर आया हुआ पाठ है, देवनागरी वाचना, उसकी समीक्षित आवृत्ति अभी तक किसने निकाले, कहाँ है वो? तो ऑटो बॉटलिंग ने 1842 में सबसे पहला उसका समीक्षित पाठ निकाला। उसके बाद मॉनिर विलियम्स ने 1876 में दूसरा समीक्षित पाठ संपादित किया, और उन्होंने कहा मैंने कुछ अधिक पांडुलिपियाँ का प्रयोग किया है और ऑटो बॉटलिंग से बेटर मैंने टेक्स्ट निकाली है। तीसरे महाशय उज्जैन के P.N. पाटणकर जी हैं। 1909 में उन्होंने ये प्रकाशित किया और दावा किया कि द प्योरर देवनागरी टेक्स्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, उन्होंने भी टाइटल ये रखा है। देखिए, ये सब जो आपके सामने 4 नाम लिखे गए हैं, कार्ल केपलर, उन सब ने देवनागरी पाठ के लिए शीर्षक दिया है अभिज्ञान शकुंतलम। कार्ल केपलर, जिन्होंने रिचर्ड पिशेल के बंगाली पाठ का दूसरी बार संस्करण किया और उस पर कुछ टिप्पणी लिखी, उन्होंने हायर क्रिटिसिज्म का उपयोग किया, उच्चतर समीक्षा का मानदंड लेकर हमारे सामने आए, और अपिच, तथा ही, अथवा इत्यादि निपातों से जोड़े गए 2-2 श्लोक जो थे उन सबको हटा दिए। ये प्रक्षिप्त ऐसा मान लिया। एक विचित्र प्रकार का मानदंड लेकर उन्होंने उसका संपादन किया कार्ल केपलर ने, लेकिन वो ध्यानास्पद है। अब ये जो 4 मुख्य समीक्षित पाठ निकले हैं, उनकी जो मर्यादाएं मेरी दृष्टि में आकर खड़ी रही है, इन महाशयों ने केवल 10 या 15 पांडुलिपियों के आधार पर ही पाठ संपादित किया है। मॉनिर विलियम्स जैसे महाशय ने काटयवेम एवं शंकर की टीकाओं का विनियोग किया। अब देखना यह है कि शंकर की टीका तो मैथिली पाठ पर है, और काटयवेम भूप की जो वसंतराजिया टीका है वो लिखी गई है दक्षिण भारत के पाठों पर। मॉनिर विलियम्स ऐसा जिक्र करते हैं कि मैंने जो भी पाठ निश्चित किया है
उसके लिए जिम्मेदार ये दो कमेंटेटर हैं। उसके समय पर देवनागरी पाठ पर टीका लिखने वाले राघव भट्ट की अर्थद्योतनी का टीका निकली ही नहीं थी, प्रकाशित ही नहीं थी, किसी को मालूम ही नहीं था। एक्चुअली जो देवनागरी टेक्स्ट थी उसकी कोई कमेंट्री बाहर नहीं थी। तो इन महाशयों ने जिस कमेंट्री का उपयोग किया वो कोई दूसरी वाचना पर लिखी गई टीकाएं थी, इसीलिए उन्होंने जो पाठांतर स्वीकारे वो कहीं कहीं बीच में मैथिली पाठ का ग्रहण कर लिया या दक्षिण भारत के पाठांतर को अपना लिए और कहा कि ये देवनागरी का पाठ है। व्हाट अबाउट पी एन पाटणकर जी? उनके हाथ में बुलर साहब, बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, राजपूताना और श्रीनगर कश्मीर का दौरा करते उन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियां बीकानेर से भी ले गए थे। मैं जर्नी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिपोर्ट जो निकला है उनमें राजपूताना, बीकानेर और श्रीनगर का जिक्र है। तो उन्होंने 192 नंबर की एक भुर्ज पत्र पर लिखी हुई पांडुलिपि ले गए 1875 में खरीद के श्रीनगर से जर्मनी। 10 वर्ष पड़ी रही वहाँ पर, कोई काम करने वाला नहीं था। 1884 में उन्होंने उसको दिया कार्ल बुरखार्ड को, अगेन जर्मन स्कॉलर। कार्ल बुरखार्ड ने शारदा लिपि में लिखा वो भुर्जपत्र उसको रोमन स्क्रिप्ट में रूपांतरित कर दिया 1884 में। वो जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई कश्मीरी पाठ की टेक्स्ट थी वो पी एन पाटणकर जी के हाथ में आ गई, जिसके कारण जो उन्होंने दावा किया कि शुद्धतर देवनागरी पाठ में दे रहा हूं उसमें कश्मीरी पाठांतर का प्रवेश हो गया। 1884 वाली टेक्स्ट लेकर वो पाठ शुद्ध कर रहे हैं देवनागरी का। वो तो जब मैंने संपादन शुरू किया कश्मीरी शारदा पांडुलिपि लेकर तब मेरी पकड़ में बात आ गई कि जिसको वो प्योरर टेक्स्ट ऑफ देवनागरी रिसेंशन कहते हैं उसमें तो बहुत सारे स्थान वो कश्मीरी पाठांतर से उन्होंने सुधारे हैं, यानी वो भी प्योर सेंस में देवनागरी पाठ नहीं रहा। कार्ल केपलर ने न केवल चाकू या कैंची से काम लिया, उसने बड़ा हथौड़ा लेकर पाठ को ठीक कर दिया था। देखिए कालिदास का मूल स्वरूप ढूंढने के लिए इन महाशयों ने ये किया। 100 साल पहले की एक घटना है आपके सामने। अब आधुनिक अर्वाचीन काल के विद्वानों की जो कोशिश है, तो महामहोपाध्याय श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने बंगाली विद्वान होते हुए भी, और बंगाली पाठ के समर्थक बहुत सारे थे, रिचर्ड पिशेल इत्यादि, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, कालिदास प्रणीत पाठ तो ये देवनागरी वाला ही हो सकता है। उस जमाने के पूरे भारतवर्ष के सम्मान्य विद्वान महामहोपाध्याय ईश्वर चंद्र ने जब बोल दिया कि देवनागरी पाठ ही कालिदास प्रणीत हो सकता है, तो हमने उसको अपना लिया। मुझे इस बात की भी तलाश करनी पड़ी कि किसके कहने से हमने देवनागरी पाठ को पकड़ लिया है। तो ढूंढते ढूंढते दिलीप कुमार कांजीलाल से कुछ जानकारी मिली और बाद में पी एन पाटणकर ने ये पैराग्राफ लिखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कहने से हम लोगों ने ये देवनागरी पाठ को कालिदास प्रणीत पाठ मान लिया है, अधिक श्रद्धेय पाठ मान लिया है। बस बात तो कोई रही नहीं। जब ईश्वर चंद्र ने बोल दिया तो निर्णय सागर से वही टेक्स्ट निकली। एम.आर. काळे, शारदा रंजन राय, जीवानंद विद्यासागर, गौरीनाथ शास्त्री, कपिल देव द्विवेदी और श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी इत्यादि 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 इत्यादि, जो भी नाम आपको जोड़ना जोड़ लीजिए। सारे भारतवर्ष के विद्वानों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सभी पाठशालाओं में, सभी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वही पाठ पठन पाठन में दृढ़ासन लगाकर बैठ गया और अन्य वाचनाओं के पाठ की ओर देखने का काम बंद हो गया। इन विद्वानों ने पांडुलिपियों का विनियोग प्रायः नहीं किया है। मैं इस बात से पूरा अभिज्ञ हूँ कि यहाँ बनारस के बड़े पंडित बैठे हैं। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक भी पांडुलिपि का उपयोग नहीं किया तो बताएंगे कि रेवा प्रसाद जी की क्या बात है। तो उन्होंने कालिदास ग्रंथावली में भूमा ऐसा संकेत दिया है और बाद में एक्सप्लेनेटरी नोट में लिखा है भूयसी मातृका मया पर्यवेक्षिता। बहुत सारी पांडुलिपियाँ मैंने देखी है।
लेकिन उसी पृष्ठ पर केवल एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता की जी 340 नंबर की एक ही पांडुलिपि का संकेत है, एक ही पांडुलिपि का क्रमांक है और संग्रह स्थान का नाम है। भूयसी मातृका कहाँ की, किस नंबर की, किस संग्रहालय की, उसके बारे में वो चुप्पी लगा के बैठे हैं। तो उनके पास क्या सामग्री थी? ये पूर्व प्रकाशित जो आपके सामने रखी थी, उनमें भी पीएन पाटनकर नहीं देखे हैं, वो नहीं है और कुछ है। यानी बड़े से बड़े विद्वानों में किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव कथन कर रहा हूं। ये मेरे लिए जो भी नाम है, मेरे से बहुत परिश्रम करने वाले हैं, मेरे से बहुत आगे हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं कि इन महाशयों ने कम पांडुलिपियाँ देखी हैं, कुछ विविध दिशा से टिकाऊ का विनियोग किया है, और आधुनिकों ने तो पांडुलिपि उठाकर देखा ही नहीं है। इन्होंने पूर्व प्रकाशित संस्करणों का ही विनियोग किया है और संदोहन पद्धति या मधुकर वृत्ति से ही पाठ संपादन किया है। मेरा एलिगेशन, आक्षेप मानिए तो आक्षेप, लेकिन ये संदोहन पद्धति और मधुकर वृत्ति, जहां से जो अच्छा पाठ उनके मन में आया उसको स्वीकार लिया। यानी पांडुलिपि को देखकर वो पाठ संपादन नहीं है, पूर्व प्रकाशित संस्करणों में से जहां से जो अच्छा मिला, इसमें ये ध्वनि है, इसमें रस है, इसमें ये अच्छा अलंकार है, उठाओ, यही कालिदास लिख सकते हैं, फाइन। लेकिन इन महाशयों ने कभी भी कंपैरेटिव स्टडी नहीं किया कि अन्य वाचनाओं में क्या चल रहा है। तो पांचों वाचनाओं का पौर्वापरी भी सोचा नहीं, इनमें से कौन पहली है, कौन बाद में आई है। सीधी देवनागरी को ही कालिदास प्रणीत जब मान ली तो दूसरों को देखने की जरूरत नहीं रही।